हाँ चलिए, आज ये लगभग लास्ट क्लास है ब्रीदिंग एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने पर है और मोटे तौर पर हम मानकर चलें कि आज ये लास्ट क्लास है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे जो हम पढ़कर आए हैं अभी तक। इसके बारे में जो कुछ हमने पढ़ा है एक बार उसको हम रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, गुड इवनिंग। एक बार इन सारी चीजों को हम रिवाइज करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी स्टाइल में है कि चीजों को बार बार रिवाइज करना। मेरा प्रयास रहता है कि चैप्टर खत्म होते होते कम से कम 50% आपको याद हो जाए, और 50% आपको तभी याद होगा जब बार बार हम चीजों को रिवाइज करेंगे। अगर बार बार हम चीजों को रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 50% याद हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले एक बार हम बात करते हैं। तो एक बार हम बात करते हैं जहां से हमने चालू किया था। अभी हम लोग 11 था एनसीईआरटी के 17th चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 17th चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं 11th एनसीईआरटी के। अब देखो, इसमें हमने कहां से बात करना चालू किया था, इस बात को जरा अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। देखो, सबसे पहले हमने बात किया था कि एटमॉस्फेयर से एयर का लंग्स में पहुंचना क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और लंग्स और बॉडी ऑर्गन के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये हमने सबसे पहले बात किया था। फिर उसके बाद ये डायग्राम हमने बनाया था और इसमें हमने ये जानने का प्रयास किया था इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान क्या क्या होता है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में जो पहला एक्सचेंज होता है वो कहां होता है, लंग्स का एल्वेओलाई और लंग्स की बॉल पर पाए जाने वाले ब्लड के बीच में। लंग्स की एल्वेओलाई का जो ऑक्सीजन है वो कहां पहुंच जाता है, लंग्स के ब्लड में पहुंच जाता है। और लंग्स के ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां पहुंच जाता है, एल्वेओलाई में पहुंच जाता है। ये होता है एक्सचेंज नंबर फर्स्ट। उसके बाद ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है हार्ट से होते हुए बॉडी ऑर्गन तक। ठीक है, बॉडी ऑर्गन तक आप चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टिश्यू तक होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, टिश्यू के चारों तरफ जो ब्लड होता है वहां से ऑक्सीजन निकलकर कहां पहुंच जाती है, टिश्यू में। और टिश्यू की कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से बाहर निकलकर कहां पहुंच जाती है, सराउंडिंग ब्लड में। और उसके बाद इस ब्लड का टिश्यू से लेकर हार्ट से होते हुए लंग्स तक एक्सचेंज होता है। ये हमने बात किया था। फिर हमने ये बात किया था कि कौन कौन से एनिमल में कौन कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो उसमें हमने बात किया था पॉरीफेरा से एनिलिडा तक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते। उसके बाद इंसेक्टा में क्या है, ट्रेकियल सिस्टम। और जो है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, एनसीईआरटी ने उसको लिखा है मोस्ट आर्थ्रोपोड। उसमें मोलस्का और पाइसेस में क्या गिल्स हैं जो स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया था एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबिस और मैमेलिया में लंग्स हैं जो कि वैस्कुलराइज्ड बैग कहलाते हैं। फिर हमने बात किया रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें हमने बात किया था पहला ऑर्गन क्या है, नेजल चैम्बर। उसके बाद क्या था, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या था, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या था, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद क्या था, ब्रोंकस। और उसके बाद हमने पढ़ा था लंग्स। फिर उसके बाद यही हमने डायग्राम देखा था, एनसीईआरटी वाला डायग्राम। और फिर हमने डिटेल देखा था ट्रेकिया। ट्रेकिया से क्या निकला है, प्राइमरी ब्रोंकस। उससे क्या निकला है, सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस से किसका ओरिजिन होता है, टर्सरी ब्रोंकस। और टर्सरी ब्रोंकस से इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल की जो ब्रांच है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद क्या होता है, एल्वेओलर डक्ट। और एल्वेओलर डक्ट में बहुत सारा एल्वेओलाई होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एल्वेओलाई की जो दीवार है वो कितना लेयर से बनता है, वो 3 लेयर से बनता है। सबसे अंदर का लेयर कौन सा होता है, सरफेक्टेंट लेयर, जो कि नॉन सेलुलर लेयर होता है। उसके बाद क्या होता है, एल्वेओलर एपिथेलियम। और सबसे बाहर क्या होता है, एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी। ठीक है, फिर हमने बात किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसमें हमने बात किया था कि इंस्पिरेशन के समय डायाफ्राम कैसा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। और डायाफ्राम जब स्ट्रेट हो जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक एयर कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में एंटर करेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। यू हैव टू गिव इन योर ब्रेन। एक्सपीरेशन के समय क्या होगा, डायाफ्राम कैसा हो जाएगा, डोम शेप। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा, रिलैक्सेशन। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है।
जिसके चलते लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा और उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे एयर बाहर निकल जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरेशन। फिर हमने बात किया था वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ लंग्स। इसमें हमने किसके बारे में बात किया था? नॉर्मली जो 500 ml एयर हम अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं वो क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। अगर टाइडल वॉल्यूम के इनटेक के बाद हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, टाइडल वॉल्यूम के इनटेक के बाद अगर हमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो कितना एयर अंदर जाएगा? 2500 टू 3000। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज आईआरबी। फिर टाइडल वॉल्यूम और आईआरबी दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? आईसी, जिसका वैल्यू कितना है? 3000 टू 3500। फिर अगर टाइडल वॉल्यूम को एक्सहेल करने के बाद हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं तो कितना एयर बाहर निकलेगा? 1100। दिस इज कॉल्ड एज ईआरबी, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। फिर ईआरबी और ये सब कुछ बाहर निकालना, और अगर ईआरबी और टाइडल वॉल्यूम का हम सम टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1600 ml। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। और सारा एयर बाहर निकालने के बाद जितना एयर लंग्स में रह जाएगा, जिसको बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, वो क्या कहलाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम। ये 1100 और 1200 और ईआरबी और रेसिडुअल वॉल्यूम मिलकर क्या कहलाते हैं? एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसका वैल्यू कितना है? 2300। ठीक है। फिर अगर हम आईआरबी, टाइडल वॉल्यूम और ईआरबी को सम टोटल करते हैं, भाई ये सारे चार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये चार्ट जो है घूम रहे हैं स्क्रीन पर, ये सभी बच्चों को दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? ये चार्ट जो यहां पर चल रहे हैं स्क्रीन पर, क्या ये सभी बच्चों को दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, चलो। और फिर अगर हम आईआरबी, टाइडल वॉल्यूम और ईआरबी का सम टोटल करते हैं तो क्या कहलाएगा? वाइटल कैपेसिटी। वैल्यू कितना है? 4600। और अगर इन चारों का हम सम टोटल कर दें तो कितना हो जाएगा? 5800। ठीक है। और ये क्या कहलाता है? टोटल लंग कैपेसिटी। फिर हमने बात किया था रेगुलेशन ऑन ब्रीदिंग। हमने बात किया था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में है आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज H+ आयन। ठीक है। और इनके बारे में इंफॉर्मेशन इसे 3 सेंटर से मिलता है। सबसे पहले CS से, कीमो सेंसिटिव एरिया, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही होता है। उसके अलावा कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है तो ये सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा और इसका मैसेज कहां जाएगा? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स फॉर इंस्पिरेशन, रिजल्ट इन इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके चलते क्या हो जाएगा? इंस्पिरेशन। फिर हमने बात किया था किसके बारे में? एक्सपिरेशन के बारे में। जब इंस्पिरेशन का 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो पोन्स बैरोलाई में पाया जाने वाला न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा, जो कि किसके लिए सेंसिटिव है? ऑक्सीजन के लिए। ये क्या करेगा? आरआरसी को स्टॉप कर देगा, जिससे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में रिलैक्सेशन होगा और जिससे एक्सपीरेशन हो जाएगा। अगर फोर्सफुल एक्सपीरेशन है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। फिर उसके बाद हमने बात किया था, कल जो हमने बात किया था एक्सचेंज के बारे में। सबसे पहले हमने बात किया था पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने बात किया था पार्शियल प्रेशर क्या होता है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो गैसेस का मिक्सचर है उसमें इंडिविजुअल गैस का प्रेशर क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये कितना है? 95, डीऑक्सीजनेटेड में 40, दोनों का डिफरेंस 55। अगर कांटेक्ट में आएंगे तो ब्लड कहां से कहां जाएगा? ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड। कितना जाएगा? डिफरेंस के बराबर। इसी तरह से अगर पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें तो ऑक्सीजनेटेड में कितना है? 40, डीऑक्सीजनेटेड में 45 और 46, दोनों का डिफरेंस कितना? 56। कांटेक्ट में आएंगे तो कहां जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड के साइड में। फिर हमने ये डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे। ये हमने बनाया था राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक वेन से होकर कहां जाता है? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहां जाता है? एल्वेलाई में, जहां कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है और ऑक्सीजन का इनटेक होता है। ठीक है।
और उसके बाद ये ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन से होकर जाता है लेफ्ट ऑरिकल, फिर कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर जो है सिस्टेमिक एओर्टा से होता हुआ कहाँ जाता है, बॉडी ऑर्गन। ठीक है, फिर ये एक एनसीईआरटी का ओरिजिनल डायग्राम था। यहां तक हम समझ चुके थे, यहां तक हम कल बात कर चुके थे। अब जरा मुझे ये बता दो कि सभी बच्चों को यहां तक पूरी तरह समझ आया है? कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी बच्चे के मन में तो नहीं है? जल्दी से मुझे ये बता दो, सभी बच्चों को यहां तक एकदम क्लियर है? किसी भी तरह का कोई डाउट या कंफ्यूजन यहां तक के किसी कंटेंट में तो नहीं है? हाँ, चलो इसके बाद आ जाओ, अब अगले उस पर आ जाओ। यहां तक हमने बात कर लिया था, ठीक है, यहां तक हमने बात कर लिया था। अब आगे आ जाओ। अब इसके बाद ब्रीदिंग का जो अंतिम कंटेंट है, ब्रीदिंग का जो लास्ट कंटेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिस्कशन करना पसंद करेंगे। मतलब इस चैप्टर का जो अंतिम कंटेंट है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ डिस्कस करना पसंद करेंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका अंतिम कंटेंट क्या है, जो सबसे अंतिम कंटेंट है, जहां पर सबसे लास्ट में हम पहुंचते हैं। ठीक है, वो हमें किसके बारे में बात करना है? देखो, अगर इसके पहले हम डायग्राम में जाएं तो जरा एक बार ये वाला डायग्राम जरा ध्यान से देख लो। देखो ये डायग्राम जरा एक बार यहां ध्यान से देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो ये हमने बनाया लंग्स। क्या ये डायग्राम सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? इंटरनल रेस्पिरेशन का ये डायग्राम क्या सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से शेयर करता हूँ सर, एक मिनट रुक जाओ। अब मैं इसको फिर से शेयर करता हूँ। हाँ, अब जरा मुझे बताओ ये डायग्राम सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सभी बच्चों को ये डायग्राम? हाँ चलो ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ जाओ। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखो। देखो इसमें हमने ये लेफ्ट साइड में क्या बनाया था, लंग बनाया था। राइट साइड में क्या बनाया था, हमने टिश्यू बनाया था। लेफ्ट साइड में क्या बनाया था, लंग बनाया था। राइट साइड में हमने टिश्यू बनाया था। अब देखो लंग्स के सेंटर पर क्या था, एल्वेलाई, और उसके चारों तरफ क्या क्या था, ब्लड। ठीक है, और एल्वेओलाई की ऑक्सीजन ब्लड में जा रही थी और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओलाई में जा रही थी। इसे हमने कहा था फर्स्ट एक्सचेंज। फिर टिश्यू में आ जाओ। टिश्यू में हमने क्या बनाया था, टिश्यू के चारों तरफ क्या है, ब्लड। ब्लड की ऑक्सीजन टिश्यू में जा रहा है और टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ रहा है। इसको हमने बोला था सेकंड एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज हमने बनाया था, इसका फिजियोलॉजी हमने पढ़ लिया। अब सवाल इस बात का है कि लंग्स से लेकर हार्ट से होता हुआ टिश्यू तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी और टिश्यू से लेकर लंग्स तक कैसे पहुंचेगी, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस तक हमने कंप्लीट कर लिया है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तक हमने पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मतलब ये बीच वाला हिस्सा हमें पढ़ना है। तो अब मुझे बता दो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? ये डायग्राम जो बना है, इस डायग्राम के किस सेगमेंट पर हम जाने वाले हैं, क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? हम्म, सभी को समझ आ रहा है ये? ओके, चलो। तो अब हम बात कर रहे हैं, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले कि मैं आपको बहुत सारे डायग्राम मुझे आपको दिखाने हैं, बट वो डायग्राम दिखाने से पहले जरा मैं एक दो बातें आपको समझा दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले एक दो बातें हैं जो मुझे आपको समझानी है, वो बातें मैं आपको समझा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो।
ये एक दो डायग्राम मैं यहाँ बनाने जा रहा हूं जिनको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कायदे से ये डायग्राम आपको देखना है, इस बात को याद रखना। देखो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके बारे में हम लोग यहां सबसे पहले बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखना। अब देखो यहां पर ये मैंने बनाया, अब देखो यहां पर ये जो मैंने, अब जरा ध्यान से देखो, ये मैंने बना दिया एक आरबीसी, एक आरबीसी मैंने ये बना दिया, ये है आरबीसी, ठीक है। और आरबीसी के चारों तरफ क्या होता है? आरबीसी के चारों तरफ होता है ब्लड प्लाज्मा। तो ये मैंने यहां पर बना दिया ब्लड प्लाज्मा। आप इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। पहले मैंने आरबीसी बनाया, आरबीसी के चारों तरफ क्या बना दिया? आरबीसी के चारों तरफ यहां पर मैंने ब्लड प्लाज्मा बना दिया। गॉट इट माय पॉइंट? अब देखो 100% ऑक्सीजन, 100% ऑक्सीजन, देखो सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले 100% ऑक्सीजन जाएगा ब्लड प्लाज्मा में। कितना जाएगा? 100% ऑक्सीजन सबसे पहले जाएगा ब्लड प्लाज्मा। अब इस 100% का अच्छी तरह से याद रखना, इसका 3%, 100% का 3% ऑक्सीजन यही ब्लड प्लाज्मा में रुक जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना बच्चों, अच्छी तरह से समझने की बात है। 100% ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ब्लड प्लाज्मा में, जिसमें से 3% ऑक्सीजन यहीं रुक जाएगा। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? बात समझ में आ रही? कितना रुक जाएगा? 3%। अब 3% यहां रुक गया तो बाकी कितना बचा? अगर 3% यहां रुक गया तो बाकी कितना बचा बताओ, सारे बच्चों बताओ कितना बचा? ठीक है, 97% बचा ना। तो अब ये जो 97% यहां बचा है, ये 97% जो यहां बाकी रह जाता है, ये 97% कहाँ जाएगा? ये आरबीसी के अंदर जाएगा। तो 97% ऑक्सीजन कहाँ गया? आरबीसी के अंदर गया। ठीक है, यहां पे ये क्या करेगा? ये जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन +4O2 इज इक्वल टू HbO2 HbO2 को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, अच्छी तरह से याद रखना, इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। गॉट इट माई पॉइंट? क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? जरा जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये और यहां तक का कंटेंट सभी बच्चों को एकदम क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि अभी इसके और अंदर हमें जाना है बेटा। HbO4 होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO4 नहीं होता, HbO4 होता है। ठीक है, HbO4 मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो सभी बच्चों को एकदम क्लियर है? तो अब यहां से आगे बढ़ जाओ। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना ये क्या कहलाता है? याद रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना ये कहलाता है एसोसिएशन। क्या कहलाता है? एसोसिएशन
ऑफ हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है? एसोसिएशन। और इसका दूसरा नाम क्या है? एक नाम इसका और भी है, सैचुरेशन। ही एसोसिएशन और सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एसोसिएशन और सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देखो ये एक्टिविटी जो हमने पढ़ी, ये कहां हो रही है? ये हो रहा है लंग्स। कहाँ हो रहा है ये एक्टिविटी? लंग्स के अंदर हो रही है। लंग्स से कहाँ जाएगा? ये ब्लड हार्ट में जाएगा, और हार्ट से फिर कहाँ जाएगा? हार्ट से ये टिश्यू में जाएगा। अब जब ये टिश्यू में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, जरा इस बात को भी समझ लो। टिश्यू में फिर हम वही डायग्राम बना रहे हैं। ये हमने आरबीसी बना लिया, ये हमने आरबीसी बना लिया। आरबीसी के चारों तरफ क्या है? आरबीसी के चारों तरफ है ब्लड प्लाज्मा। वही डायग्राम हमने एक बार फिर से बना लिया। आरबीसी, और आरबीसी के चारों तरफ क्या है? यस, बिल्कुल ठीक है वेदिका। ऑक्सीजन का एसोसिएशन लंग्स में ही होता है, टिश्यू में डिसोसिएशन होता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही लाइन पे जा रही है। वेल डन माय बॉय। ठीक है, अब जरा यहां पे आ जाओ। देखो अब ये कहां पहुंच गया? अब ये पहुंच गया टिश्यू में। लंग्स में क्या हुआ वो हमने डिस्कस कर लिया भाई। अब ये कहां पर है? अब ये टिश्यू के अंदर है। तो टिश्यू के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो 3% ऑक्सीजन यहां था, ये बाहर निकल जाएगा। याद रखना, अगर 3% नहीं निकलेगा तो 97% भी नहीं निकलेगा। इस बात को याद रखना। अब 97% का क्या होगा? ये HbO2 जो 97% है, इसका डिसोसिएशन होगा। उससे क्या बनेगा? Hb+4O2। अब ये 4O2 97% जो है, ये पहले कहाँ जाएगा? पहले ये जाएगा ब्लड प्लाज्मा में। 97% ऑक्सीजन आरबीसी से निकल के कहाँ जाएगा? प्लाज्मा में। फिर प्लाज्मा से निकलकर कहाँ चला जाएगा? प्लाज्मा से निकलकर ये टिश्यू में चला जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? अब मुझे बताओ, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ आ रही है? क्या सभी बच्चे इस बात को पकड़ पा रहे हैं जो हमने लिखा है? क्या वो बात सभी बच्चों को पकड़ में आ रही है? एकदम से क्रिस्टल क्लियर है? हाँ हाँ, ये बात जरा एक बार फिर देखो। देखो जरा इसके पहले का डायग्राम देखो, पहले एक बार पहले ये डायग्राम को ध्यान से देखो। लंग्स में क्या हुआ था? 100% ऑक्सीजन कहां पर आया? ब्लड प्लाज्मा में। उसका 3% वहीं रुक गया। 97% कहां गया? आरबीसी में। उसने क्या बनाया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ब्लड कहां पहुंच गया? अब ये ब्लड टिश्यू के अंदर पहुंच गया। तो टिश्यू के अंदर सबसे पहले क्या होगा कि ये देखो एक बात याद रखना, ये जो 3% है, ये जो 3% यहां पर है, ये 3% इस बात की गारंटी है। ये जो 3% है, ये इस बात की गारंटी है कि बाकी 97% आरबीसी के अंदर रहेगा। अगर ये 3% की गारंटी खत्म हो जाएगी, अगर ये 3% की गारंटी खत्म हो जाएगी तो 97% भी बाहर निकल आएगा। तो पहले ये 3% निकलकर कहां चला जाएगा? टिश्यू में। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये 97% ये आरबीसी से निकलकर कहां जाएगा? प्लाज्मा में। देखो आरबीसी के चारों तरफ ये क्या है? ये है प्लाज्मा। और ये क्या है? ये है आरबीसी। तो आरबीसी से निकलकर पहले कहां जाएगा? प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में जाने के बाद ये कहां चला जाएगा? टिश्यू में। अब थोड़ा सा और गहराई में जाए, आखिर ऐसा होता क्यों? देखो एक बात याद रखना, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर
95 mmHg है। ये 95 mmHg कब रहेगा? ये तब रहेगा जब 3% जो ऑक्सीजन है वो 3% ऑक्सीजन कहाँ रहेगा? प्लाज्मा में रहेगा। बिल्कुल कैरी करता है, बिल्कुल सिद्धार्थ, याद रखना। ठीक है, बात समझ में आया? बिल्कुल, ये ब्लड प्लाज्मा भी ऑक्सीजन कैरी करता है लेकिन कम करता है। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन था। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन हुआ। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ। और इसका ब्रेक डाउन क्या कहलाता है? डिसोसिएशन। क्या कहलाता है? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कभी कभी इसे कह देते हैं डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, अदरवाइज ये डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन है। ये कहाँ होता है? ये टिश्यू में होता है। इस बात को अच्छी तरह दिमाग में सेट करके रखना है। अब मुझे जरा ये बताओ कि यहां तक कहानी समझ आ गई या नहीं आ गई? अगर यहां तक कहानी समझ आ गई तो फिर हम आगे बढ़े। जल्दी से बताओ। हाँ, वेदिका सही है। टिश्यू में एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाँ, सभी बच्चे बताएंगे। क्रिस्टल क्लियर है एकदम से? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? गायत्री, इज देयर एनी डाउट? यस, लंग्स में ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना? तो अब जरा इस बात को समझो। तो ये हमने बात कर लिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके आगे बढ़ने से पहले जरा ये दोनों डायग्राम तुम लोग बनाओ, फिर हम आगे बढ़े। पहले ये वाला डायग्राम बनाओ जरा। पहले ये वाला डायग्राम बनाओ। इसका हेडिंग डालेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसके आगे नोट करना एसोसिएशन एट लंग्स। ये दो हेडिंग इसमें डालना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने डाल डाल रखा है, उसके आगे डैश लगा के लिखना एसोसिएशन ऑफ लंग्स, और जल्दी से ये डायग्राम बना लो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, उसमें पहला डायग्राम है एसोसिएशन एट लंग्स। हाँ, क्या ये बातें समझ आ गई सभी बच्चों को? क्या नोट कर लिया है इसको सभी बच्चों ने?
हाँ, सभी बच्चों ने कर लिया क्या? ये जल्दी से बताओ मुझे, क्या ये डायग्राम सभी बच्चों ने बना लिया है? चलो तो अब इसके बाद वाला डायग्राम बनाओ। इसका हेडिंग डालेंगे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू। Dissociation of oxygen at tissue. हाँ, क्या ये डायग्राम बना लिया है सभी बच्चों ने? हाँ बनाओ, वेदिका बनाओ। अच्छा, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल इसका रिवीजन करेंगे और मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, हो गया सभी बच्चों का अब? सिद्धार्थ कौन सा चालू करेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मुझे, हाँ अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, अच्छा एक बात और बता दो, क्या यहां तक सभी बच्चों को ये दोनों चीजें पूरी तरह समझ आ चुकी हैं? एसोसिएशन और डिसोसिएशन, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताओ। यस, वेल डन माय बॉय। हाँ चलो बताओ, सारे बच्चे बताएंगे। हाँ गायत्री, गॉट इट और नॉट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ो। अब इसके बाद का हम डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद की कंडीशन को हम यहाँ यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। इसके आगे वाली जो चीज हमें समझना है उसे हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब जरा यहाँ पर आ जाओ। यस, डेफिनेटली यू विल गेट 360/360। अगर सही ढंग से पढ़ोगे जैसा मैं बता रहा हूं तो निश्चित रूप से आप लोगों के जो मार्क्स आएंगे वो 360/360 आएंगे। इसमें कोई संदेह ही नहीं है किसी तरह का, ठीक है? कोई संदेह ही नहीं है इसमें। निश्चित रूप से 360/360 मार्क्स आएंगे। हाँ, अब यहाँ पर आ जाओ।
हाँ, अब यहां पर आ जाओ, फिर से एक बार बात करते हैं। इस चैप्टर पर जो एग्जाम रहेगा वो अगले संडे रहेगा, तब तक आपको टाइम मिलेगा रिवीजन करने का, क्योंकि ये देखो निश्चित रूप से हमें सारे क्वेश्चन सेटल करना है डायग्राम में। चलो अब ये आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। चलो अब इसके बाद वाला हम देखें। अब देखो एसोसिएशन और डिसोसिएशन हमने समझ लिया है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो हमको समझना था वो हमने समझ लिया है। अब जरा हम इस बात को समझें कि आखिर किन परिस्थितियों में एसोसिएशन होता है और किन परिस्थितियों में डिसोसिएशन होता है। तो एक फॉर्मूला यहां मैंने बनाया, जरा इस फॉर्मूले को एक बार समझ लो, ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, अगर मैं इस फॉर्मूले के सेंटर पे जाता हूं, ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला का सेंटर क्या है? ओम प्रकाश पैक्ट है, मतलब ओम प्रकाश का समझौता है। मान लो ओम प्रकाश कोई आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोई भी है, तो ओम प्रकाश पैक्ट है, ठीक है ना। यहां पर हम किसकी कंडीशन बात कर रहे हैं? देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं डिसोसिएशन की। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो एसोसिएशन हो जाएगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम डिसोसिएशन की यहां पर बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिसोसिएशन की। अब जरा ध्यान से इस बात को समझते जाना। आप लोगों को वैसे पता है, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि मेरे फॉर्मूलाज में केवल कैपिटल लेटर का मतलब होता है, स्मॉल लेटर का कोई मतलब नहीं होता। जैसे ओम में से केवल ओ का मतलब है, प्रकाश में से केवल पी का मतलब है। तो देखो ओम प्रकाश पैक्ट है। अब देखो अगर ओम प्रकाश को हम कम कर दें और पैक्ट है इसको हम बढ़ा दें तो क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। अगर ओम प्रकाश को हम कम कर दें और पैक्ट है को हम बढ़ा दें तो उस केस में क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अब ओ का मतलब यहां पर क्या है? ऑक्सीजन, मतलब PO2। इस पी का मतलब क्या है? पीएच। ये दूसरे पी का मतलब क्या है? पॉल्यूटेंट। ए का मतलब क्या है? एसिडिटी। सी का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर। और एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एच का मतलब क्या है? एच का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। बात समझ में आ रही है? अच्छी तरह से इस बात को दिमाग में एक बार फिर समझ लो। ओ का मतलब यहां पर क्या है? ओ का मतलब ऑक्सीजन। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है पीएच। ये दूसरे पी का मतलब क्या है? ये दूसरे पी का मतलब पीसीयू, पॉल्यूटेंट। ए का मतलब एसिडिटी, सी का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, टी का मतलब टेम्परेचर और एच का मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन। मतलब अगर ओम प्रकाश को हम कम कर दें, ऑक्सीजन को कम कर दें, पीएच को कम कर दें और बाकी चारों को बढ़ा दें तो क्या होगा? उस केस में डिसोसिएशन होगा। क्या होगा उस केस में? डिसोसिएशन होगा। ठीक है ना? नहीं सिद्धार्थ, ये एनोटेशन तुम लोगों को नोट करना है, ठीक है ना? इसलिए नोट करना है क्योंकि इन चीजों को तुम नोट कर लोगे ना तो क्या होगा कि मतलब वो अच्छे से तुम्हें तैयार हो जाए। और ये सारी बातें यहाँ टाइप फॉर्म में भी है, लेकिन समझाने के लिए एनोटेटेड जो फॉर्म है वो बेस्ट है। बात समझ में आ रहा है? तो मुझे बता दो जरा, क्या ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को समझ आ रहा है? ये जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है, क्या ये सभी बच्चों को समझ आ रहा है? क्या सभी बच्चे इस फॉर्मूलाज को समझ पा रहे हैं? जल्दी से बताओ। हाँ, सभी को समझ आ रहे हैं ना? तो ये आपको ये मतलब ये याद रखना, ये जो है वो कंटेंट हैं जिनके चलते एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो जरा मैं आप लोगों को समझा दूं, उसको उसको हम और समझ लें तो मामला यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा एक बार हम और समझ लें। ये इसका जो अंतिम पार्ट है इसको हम एक बार जरा यहां पर और समझ लें। ठीक है, चलो अब आ जाओ।
अब थोड़ा सा हम बात कर लें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जरा 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से और आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में अभी केवल एक ही बात रह जाती है। क्या रह जाती है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जरा इसके बारे में हमने बात कर ले। अब देखो, यहां पर हमने ये, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसके बारे में एक बार हम और समझ लें तो ये मामला कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, इसमें इस वाली आर्म पर, एक्स आर्म पर हमने क्या लिया? पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन, ये हमने लिया। और यहां पर हमने क्या लिया? परसेंट एसोसिएशन और सैचुरेशन, परसेंट सैचुरेशन और एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हमने यहां लिया। अब देखो, मिनिमम पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 40। तो देखो, हमेशा होता है, इम्प्योर में भी 40 होता है, 40 से कम तो होता ही नहीं। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर यहां पर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ता जाएगा। जैसे अगर मैं पहला पॉइंट लगाऊं तो पहला पॉइंट कुछ यहां लगेगा, दूसरा पॉइंट यहां लगेगा, तीसरा पॉइंट कुछ इस तरह से लगेगा, फिर ऐसा पॉइंट लगेगा, और कुछ कर्व जो बनेगा वो इस टाइप का एस शेप कर्व बनेगा। ऐसा जो कर्व बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिग्मॉइड। सिग्मॉइड और एस शेप कर्व। अब मान लो कि हमने ओम प्रकाश को, मान लो कि हमने ओम प्रकाश को डाउन कर दिया और पैक्ट को हमने बढ़ा दिया। मुझे बताओ, क्या ओम प्रकाश पैक्ट है? ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है क्या? ओम प्रकाश पैक्ट है, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो इसमें नहीं है? अभी अभी ये फॉर्मूला हमने नोट किया था, ओम प्रकाश पैक्ट है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ आ रही है?
ठीक है, तो मान लो अगर ओम प्रकाश को हमने कम कर दिया और पैक्ट है को हमने बढ़ा दिया, तो क्या होगा इस कंडीशन में? क्या होगा इस कंडीशन में? डिसोसिएशन होगा। अगर हमने ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो डिसोसिएशन हो जाएगा, इस बात को याद रखना। और अगर डिसोसिएशन हो जाएगा, अगर कभी भी डिसोसिएशन होगा, तो ये जो कर्व है ये राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा। इस साइड को शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसे डाउन साइड में चला जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? अब मुझे जरा एक बात बता दो, ये बात सभी बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है? क्या ये बात सभी लोगों को समझ आ रही है? नहीं सिद्धार्थ, ऑक्सीजन बढ़ेगा नहीं। अभी तो हम ऑक्सीजन कम करने की बात कर रहे हैं। अभी तो देखो हमने ओम प्रकाश कम किया है। ओम का ओ का मतलब ऑक्सीजन, पी का मतलब पीएच। अभी हमने इन दोनों को कम किया, अभी हम बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। पैक्ट है को हमने बढ़ाया है, तो ये कहां शिफ्ट हो गया? तो अगर ये कंडीशन हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? डिसोसिएशन होगा कि नहीं होगा? और इसमें जो बात याद रखना है, यस, नहीं 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 नहीं, नो नो, राइट शिफ्ट एफिनिटी लो पीसीओडी, यस बिल्कुल ठीक बात है। लो, नहीं बेटा ये बात उल्टी जा रही है। अगर PCO2 और H प्लस, जरा इस फॉर्मूले पे मतलब अगर PCO2, इसको जरा मैं नीचे लिखता हूं, इस फॉर्मूले को मैं यहां नीचे लिखता हूं। जरा इसको मैं यहां नीचे लिखता हूं, इस फॉर्मूले को देखो। O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर पीएच, इन दोनों को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। और पैक्ट है, पैक्ट है, इसको हमने, अरे भाई मैं उल्टा लिख गया, ओम प्रकाश को कम कर दिया और पैक्ट है को हमने बढ़ा दिया। ओम प्रकाश को कम कर दिया, ये ऑक्सीजन, पीएच, पॉल्यूटेंट, एसिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, T फॉर टेम्परेचर, H फॉर H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यस, अब लाइन पे आए हो तुम लोग कि ऑक्सीजन कम है, CO2 H प्लस आयन टेम्परेचर ज्यादा है। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा? इस कंडीशन में डिसोसिएशन होगा। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? और अगर डिसोसिएशन होगा तो ये राइट शिफ्ट हो जाएगा। ये कहां हो रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सिद्धार्थ तुमने। ये कंडीशन, डिसोसिएशन वाली कंडीशन कहां बनती है? ये डिसोसिएशन वाली जो कंडीशन है ये टिश्यू के अंदर बनती है। ठीक है ना? कहां बनती है ये कंडीशन? टिश्यू के अंदर बनती है, इस बात को याद रखना। गॉट इट माय पॉइंट? अब एक फॉर्मूला यहां पे नोट कर लो। थोड़ा बाबा रामदेव को याद कर लेते हैं। बाबा रामदेव आजकल बहुत काम कर रहे हैं, कल्चर के लिए, देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो मान लो कि बाबा रामदेव ने टाई पहन ली। बाबा रामदेव की टाई, बाबा रामदेव ने टाई पहन ली, ठीक है। अब यहां पे आर का मतलब क्या है? राइट। आर का मतलब यहां पर क्या है? हाँ वेदिका, अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? अब ये फॉर्मूला याद कर लेना। आर का मतलब राइट, डी का मतलब डिसोसिएशन, टी का मतलब टिश्यू। आर फॉर राइट, डी फॉर डिसोसिएशन एंड टी फॉर टिश्यू। मतलब राइट शिफ्ट का मतलब क्या है? राइट शिफ्ट का मतलब है डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन कहां पर होता है? टिश्यू के अंदर होता है।
राइट शिफ्ट का मतलब क्या है? डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन कहां पर होता है? टिश्यू के अंदर होता है। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? अब मुझे बता दो, ये फॉर्मूला सभी बच्चों को समझ आ रहा है? यस राइट, बिल्कुल ठीक लिखा है, गायत्री ने लिखा है राइट। डिसोसिएशन टिश्यू, बिल्कुल ठीक है। बाबा रामदेव की टाई याद रखना। थोड़ा देर के लिए इमेजिन करके देखो कि बाबा रामदेव धोती धोती वगैरह पहनते हैं, अगर उसके ऊपर टाई पहन ले तो क्या क्या हैंडसम लगेंगे, ड्रेसिंग लगेंगे। जरा इमेजिन करके देखो। फिर ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला के साथ में हमेशा इमेजिनेशन को ऐड किया करो। गॉट इट माई पॉइंट? धनश्री, व्हाट हैपेंस? गॉट इट और नॉट? चलो, बात समझ में आ गई। चलो अब आ जाओ। अच्छा अब जरा इसको हम, अच्छा हमें देखो किसी एक साइड का याद रखना है। अदरवाइज अगर हम लंग्स की बात करें, अगर मैं लंग्स की बात करूं, ये तो हमने टिश्यू की बात कर ली, अब मैं जरा लंग्स की बात करूं, तो लंग्स का में क्या होगा? एसोसिएशन। ये मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन दोनों साइड का तुम्हें याद नहीं करना है, याद किसी एक ही साइड का करना है, क्योंकि दोनों साइड का अगर करोगे तो लंग्स में एसोसिएशन होगा, और एसोसिएशन होगा तो क्या होगा? लेफ्ट शिफ्टिंग होगी। तो इस मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? LAL, लाल रंग, रेड कलर। लंग्स में क्या होगा? एसोसिएशन। और लंग्स में एसोसिएशन होगा तो क्या होगा? लेफ्ट शिफ्टिंग होगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, ऐसा है, यहां पे समझो। टिश्यू में तुम्हारा ये देख लिया है सिद्धार्थ, मैंने ये तुम्हारा वो देख लिया है चैट। जरा इस बात को समझो, टिश्यू में ब्लड से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ब्लड से ऑक्सीजन बाहर निकलकर टिश्यू में जा रहा है, और ब्लड से ऑक्सीजन का बाहर निकलना मतलब डिसोसिएशन। ब्लड में ऑक्सीजन का आना मतलब एसोसिएशन। तो डिशो मतलब ब्लड से ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन जब निकलेगा तब ना हमारा ये फॉर्मूला ओम प्रकाश स्पेक्ट है बनेगा। बात समझ में आ रहे हैं ना? ये तभी ना बनेगा जब हमारा ओम प्रकाश स्पेक्ट है वाला फॉर्मूला फिट होगा, तभी ना ये बनेगा। गॉट इट माई पॉइंट? तो ये टिश्यू में, अच्छा अब यहां से आगे बढ़ जाओ। तो क्या ये मामला क्लियर हो चुका है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या मैं क्लियर मानूं? ब्लड से निकलेगा ऑक्सीजन, हाँ मतलब कम होगा। ब्लड से निकलेगा मतलब कम होगा, और कहा जाएगा? टिश्यू में जाएगा, तो टिश्यू में ऑक्सीजन बढ़ेगा। देखो एक बात याद रखना, जब हम बॉडी कहते हैं, बॉडी का मतलब क्या होता है? ब्लड होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है ना? क्या ये चैप्टर, क्या ये टॉपिक सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? अगर क्रिस्टल क्लियर है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से ये डायग्राम बना लो, उसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। जल्दी से डायग्राम बना लो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन का नोट करेंगे और डायग्राम बना लेंगे। यस, यस फुजैल, यस, यू आर करेक्ट।
हाँ, क्या इसे कंप्लीट कर लिए हैं सभी बच्चे? हाँ, बाकी बच्चे भी कंप्लीट करेंगे। अब ये ब्रीदिंग के लास्ट हिस्से पर हम लोग जा रहे हैं। इसका ब्रीदिंग का जो अंतिम हिस्सा है वहां पर हम लोग बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कुजेल, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? इंफॉर्मेशन कैसे मिली इस क्लास के बारे में? हाँ, क्या सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है? जल्दी से बता देंगे। अच्छा, दूसरा मुझे एक बार फिर बताओ, ये पूरी तरह से सभी बच्चों को समझ में आ चुका है? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं रहा है इसमें? ओके ओके ओके। तो ये फुजेल याद रखना, ये ब्रीदिंग अपने आज इसका लास्ट क्लास है, तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा इसमें। मंडे से हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। कल क्लास रहेगा, उसमें ब्रीदिंग का रिवीजन रहेगा, और जो भी आप लोगों के मित्र हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे। फुजेल, आर यू फ्रॉम आरसीसी? हाँ, तो ये चैप्टर एकदम सभी बच्चों को एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है ना सभी बच्चों को? कृष्ण, यस, यस सिद्धार्थ, आई एम इन कोटा। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर। चलो अब जरा इसके अंतिम हिस्से पर हम पहुंच जाते हैं। इसका जो लास्ट हिस्सा है इसको बहुत ध्यान से देखना। ये जो इसका लास्ट हिस्सा है इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना? बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है। इसके लास्ट हिस्से के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है। ठीक है, चलो। हाँ, अब आ जाओ। अब हम लास्ट हिस्से में बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पूरी हेडिंग आप लोग डालना, क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत है। तो मैं यहां पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड लिख देता हूं। और ये हमने बना लिया, ये हमने फिर से बना लिया, ये हो गया आरबीसी। और आरबीसी के चारों तरफ हमने बना लिया ब्लड प्लाज्मा। जैसा डायग्राम हमने पहले बनाया था, एग्जैक्टली वही डायग्राम हमने बनाया। ये हो गया ब्लड प्लाज्मा, ये हुआ ब्लड प्लाज्मा। और ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या है? आरबीसी। और यहां पर आरबीसी के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो ये यहां पर एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब जरा मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से सुनना, जरा सा भी मिस मत करना, ठीक है ना? जरा सा भी मिस मत करना, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा भी। यस, यस फुजैल, यस। ठीक है। हाँ, अब यहां जरा सा भी मिस मत करना। देखो, ये 100% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? 100% कार्बन डाइऑक्साइड, इस बात को अच्छा। हाँ, यस, वेरी गुड सिद्धार्थ, यू करेक्ट। हाँ, 100% कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंट? 100%। 100% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा?
ये जाएगा ब्लड प्लाज्मा में। पहले कहाँ जाएगा भाई? आरबीसी के चारों तरफ क्या है? ब्लड प्लाज्मा। तो 100% कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा में जाएगा और यहां पर उसका 7% ब्लड प्लाज्मा में रुक जाएगा। ऑक्सीजन का कितना परसेंट रुका था ब्लड प्लाज्मा में? जरा बताओ, कितना परसेंट रुका था ऑक्सीजन का? हाँ यस, ऑक्सीजन का कितना परसेंट रुका था जरा ये तो बताओ। अभी अभी हम पढ़े हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रुका 7%। सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही बताया। लेकिन ऑक्सीजन का कितना परसेंट प्लाज्मा में रुक गया था? जरा सारे बच्चे ये बताओ। यस, वेदिका ने बिल्कुल सही लिखा है, 3%। तो ऑक्सीजन का 3% रुका था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का 7% यहीं रुक जाएगा। अब कितना बचेगा? अब बचेगा 93%। तो इसका 93% कहां जाएगा? इसका 93% जाएगा आरबीसी के अंदर। ये इसका 93% पहुंच गया। ठीक है, अब इस 93% में से 20 to 25 एनसीईआरटी ने लिखा है, हम उसका बीच का मान लेते हैं 23% क्या करेगा? ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, Hb+CO2, और इससे बनेगा HbCO2, मतलब कार्ब अमीनो कंपाउंड। कितना परसेंट ने कार्ब अमीनो कंपाउंड बना लिया? 23% ने। अब कितना परसेंट बचा? अब बचा 70%, कुल मिलाकर यहां रह जाता है। तो ये 70% किसके साथ जुड़ जाएगा? CO2 प्लस H2O, उससे बनेगा कार्बोनिक एसिड, मतलब H2CO3, और ये H2CO3 का डिसोसिएशन होगा, किसमें होगा? H प्लस प्लस HCO3 माइनस। मैं जरा इसको आरबीसी वाले रिएक्शन को जरा अलग से एक बार दिखाता हूं। एक अलग पेज पर जरा इसको देखो, एक अलग पेज पर जरा इसको देखो, तो ये बेहतर समझ में आएगा। जरा एक अलग पेज पर इसको समझो। देखो आरबीसी के अंदर हो रहा है, जरा उसको थोड़ा यहाँ डिटेल में समझो, फिर हम दोनों को मर्ज कर लेंगे। देखो ये है आरबीसी। आरबीसी को थोड़ा हम यहाँ बड़े साइज का कर देते हैं। ये मान लो आरबीसी हो गया। अब देखो 93% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर एंटर हुआ। कितना हुआ? 93%। और इसमें से 23% ने क्या किया? ये जुड़ गया Hb के साथ, Hb+CO2, और उससे क्या बना? HbCO2। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कार्ब अमीनो कंपाउंड। ये हो गया कार्ब अमीनो कंपाउंड। इसकी कहानी हो गई खत्म। अब कितना बचा? अब बचा 70% कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करेगा? ये जुड़ जाएगा H2O के साथ, H2O प्लस CO2, और इसमें एंजाइम कौन सा रहेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2CO3। H2CO3 को हम क्या कहते हैं?
कार्बोनिक एसिड, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। फिर Ca के प्रेजेंस में फिर एंजाइम वही रहेगा Ca, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, ये HCO3 माइनस क्या कहलाता है, ये कहलाता है बाइकार्बोनेट। क्या कहलाता है, बाइकार्बोनेट। अब इस बाइकार्बोनेट का 1% तो यहीं रुक जाएगा, और कितना रह गया, 69% कहाँ जाएगा, 69% जाएगा प्लाज्मा में। कितना जाएगा, 69%। 69% कहाँ जाएगा, इसका 69% प्लाज्मा में जाएगा। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? यस, कार्ब अमीनो 20 to 25% है, हम उसका बीच का ले लेते हैं। यस गायत्री, करेक्ट। ठीक है, अब देखो ये 69% क्या करेगा, ये 69% जो प्लाज्मा में है, ये रिएक्शन करेगा NaCl के साथ। NaCl प्लस HCO3 माइनस इज इक्वल टू NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस Cl माइनस, और ये Cl कहाँ चला जाएगा, ये RBC के अंदर चला जाएगा। अब एक बात को यहां समझ लो, 100% कार्बन डाइऑक्साइड यहां थी, उसमें से 7% पहले ही प्लाज्मा में रुक गई थी। अंदर कितना आया था, 93%, तो 7% ये पहले से था। 69% अब ये प्लाज्मा में आ गया, तो 7 + 69 मतलब 76% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड प्लाज्मा करता है। क्या मुझे बताओ, क्या ये कहानी सभी बच्चों को समझ आ रही है? यस यस यस, ये क्लोराइड शिफ्ट ही है। ये देखो, ये यही क्लोराइड शिफ्ट है। देखो क्लोराइड कहाँ जा रहा है, क्लोराइड प्लाज्मा से निकलकर कहाँ जा रहा है, क्लोराइड प्लाज्मा से निकलकर, और ये किस लेवल पर हो रही है, ये सारी एक्टिविटी याद रखना, टिश्यू के लेवल पे हो रही है, याद रखना। ये सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही है, ये टिश्यू के लेवल पे हो रही है। तो मुझे जरा अच्छी तरह से एक बात यहाँ पे बता दो, क्या ये सारी कहानी सभी बच्चों को समझ आ रही है? क्या ये सारी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है? नहीं नहीं सिद्धार्थ, जहां हम टिश्यू कहते हैं, टिश्यू का मतलब सेलुलर लेवल पे होती है, टिश्यू हम कह देते हैं, लेकिन वो सेल के लेवल पर ही हो रही है। हाँ, तो मुझे बताओ, क्या ये कहानी सभी बच्चों को समझ आ रही है? हाँ, सिद्धार्थ का रिस्पॉन्स मेरे पास है, धनश्री का है, बाकी बच्चों का रिस्पॉन्स अभी नहीं है। क्या वेदिका और गायत्री को इसमें समझने में कोई दिक्कत आ रही है? हाँ वेदिका, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है कि मतलब किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं, क्रिस्टल क्लियर है एकदम? ठीक है, चलो। तो अब जरा हम इसको आगे बढ़ाएं। देखो ये काम कहां पे चल रहा है, अब इसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना। क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना, ये हमने इसका नाम दिया है। ठीक है,
अच्छा अब देखो, ये हो गया, मतलब क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना तो यहां कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब जरा यहां से हम जुलूस को आगे बढ़ाएं। तो अब जरा, अब ये चीज जब लंग्स में पहुंचेगी तो क्या होगा, जरा इस बात को यहां समझ लो। अब ये कहां पहुंचना है, अब ये चीज पहुंचना है लंग्स में। अब ये लंग्स में पहुंच गई, तो देखो लंग्स में क्या होगा, ये आरबीसी है और ये है प्लाज्मा। तो सबसे पहले ये जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में था, ये यहां से बाहर निकलकर लंग्स के अंदर आ जाएगा, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद 23% जो यहां पर था HbCO2, ये यहां से बाहर निकलकर पहले प्लाज्मा में आएगा, उसके बाद लंग्स में जाएगा, ये हो गया नंबर 2, ठीक है। अब Cl- जो अंदर था वो यहां बाहर आएगा, और बाहर आकर फिर ये किससे अटैच होगा, NaHCO3 प्लस Cl-, उससे क्या बनेगा, या ये प्लाज्मा के अंदर ही बन रहा है, मैं बाहर बना दे रहा हूं, NaHN, इससे क्या बनेगा, NaCl प्लस HCO3-। अब ये HCO3- कहाँ जाएगा, ये आरबीसी के अंदर जाएगा, और इसका जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी बाहर निकलकर लंग्स में चला जाएगा। मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड आया था, धीरे करके एक एक करके वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना कि सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या ये भी किस्सा सभी बच्चों को समझ आ रहा है? मतलब टिश्यू में जिस क्रम में अंदर आया था, लंग्स में उसी क्रम में ये बाहर निकल जाएगा। जैसे जैसे अंदर आया था वैसे वैसे ये बाहर निकल जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। क्या ये समझ में आ रहा है या इसको और डिटेल में बताऊं? नहीं नहीं, देखो सिद्धार्थ, क्या है कि नेचर में जो रिएक्शन जैसा होता है वैसा ही हम उसका स्टडी करते हैं। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो सिंपल हो गया ये। अच्छा पहले एक काम करो जरा, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर हम इसको एक बार और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जरा ये डायग्राम एक बार बनाओ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें पहला हेडिंग डालो एट टिश्यू लेवल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट टिश्यू लेवल। सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर हम उसको, उस डायग्राम को एक बार जरा फिर से देखते हैं। नहीं सिद्धार्थ, इसका वैसा कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, बाकी जो हमने पढ़ा था कंडीशन वही रहेगी का, कि जो हमने पढ़ा है पैक्ट है, पैक्ट है वाले सारे फैक्टर यहाँ पे काम करेंगे। और एफिनिटी ऐसा है कि सबसे ज्यादा एफिनिटी किसकी है, कार्बन मोनोक्साइड की है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की है, और उसके बाद ऑक्सीजन की है। वो फैक्टर तो है ही है, वो फैक्टर तो रहेगा। क्या इसको नोट कर लिया है सभी बच्चों ने?
हाँ हम, यस गायत्री, टेक योर टाइम एंड कंप्लीट दिस, डोंट वरी। इसका मेजर हेडिंग रहेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें पहला हेडिंग रहेगा क्लोराइड शिफ्ट एट द लेवल ऑफ टिश्यू। क्लोराइड शिफ्ट एट द लेवल ऑफ टिश्यू, जिसका ये डायग्राम बनाना है। और क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है? हैम्बर्गर फिनोमिना। हाँ, वेदिका कर लिया है इसको। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, सभी बच्चों को ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? एकदम क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चे अपना जवाब देंगे। एकदम से क्लियर है सभी बच्चों को? नहीं, रिवाइज तो हम करेंगे ही, रिवाइज तो हम करेंगे ही, लेकिन मुझे ये बताओ सिद्धार्थ, क्या अभी कोई डाउट है? नहीं, रिवाइज तो हम करेंगे ही, वो तो हम अगले कई दिनों तक करते रहेंगे रिवाइज। बट अभी जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो अभी हम समझेंगे। चलो ठीक है, रिवीजन तो हम करेंगे ही, उसका तो हम आगे करते रहेंगे। ठीक है, अब जरा अगली हेडिंग डाल दो। ये यहां पर कंप्लीट हो गया। अब जरा इसके बाद की अगली हेडिंग डाल दो यहां पर। हाँ, अब जरा अगली हेडिंग यहां पर डालो, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट एट कार्बन डाई एट लंग्स। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट एट लंग्स, ये हेडिंग जरा डाल दो। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट एट लंग्स। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट एट लंग्स, ये हेडिंग हम यहां डाल लेंगे। ठीक है। अब जरा यहाँ पे हम समझें कि अब जब ये लंग्स पर आएगा तो क्या होगा। देखो जरा फिर से एक बार समझो, थोड़ा इसको डिटेल में हम समझ लें तो ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये है लंग्स, ठीक है, और ये मान लो, ये आरबीसी मान लो। थोड़ा और बड़ा कर लो यार इसको। चलो ठीक है। और ये मान लो, ये लंग्स, ये हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा, और ये हो जाएगा आरबीसी। अब जरा इसको समझो। तो सबसे पहले जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में है, सबसे पहले ये लंग्स में पहुंच जाएगी। अब उसके बाद यहां जो 23 था, वो 23 वाला पहले कहाँ पहुंचेगा? ब्लड प्लाज्मा में, और उसके बाद ये यहां पहुंच जाएगा। ठीक है। अब देखो Cl माइनस जो यहां अंदर था, ये Cl माइनस यहां से बाहर निकलेगा, किससे रिएक्शन करेगा? ये करेगा NaHCO3 प्लस Cl माइनस। इससे क्या बनेगा? एंजाइम वही रहेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इससे क्या बनेगा? NaCl प्लस HCO3 माइनस। अब ये HCO3 माइनस कहाँ पहुंचेगा? आरबीसी के,
ठीक है, HCO3 है, अब HCO2, ठीक है। अब यहां पर ये जो H+ यहां पे ऑलरेडी था, ठीक है ना, H+ यहां पे ऑलरेडी था, इसके साथ नहीं नहीं 3 ही है भाई 2, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा ये HCO3 माइनस, मतलब HCO3 माइनस, उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा H2CO3, और H2CO3 से क्या बनेगा, वही H2O प्लस CO2, ये टोटल कितना है, ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड ये भी कहाँ जाएगा, ये भी पहले प्लाज्मा में जाएगा, उसके बाद बाहर निकल जाएगा। और ये सारा एक्टिविटी कौन से लेवल पर होगा, याद रखना, ये लंग्स के लेवल पर होगा। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? तो इसे हम कह देते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। हाँ, ये HCO3 ही है भाई, HCO3 माइनस ही है, वो गलती से मैंने लिख दिया था, ठीक है ना, HCO3 माइनस ही है, ठीक है। हाँ, अब जरा जल्दी से मुझे बताओ, ये क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ये रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है? जरा बना लो इसको एक बार, एक बार इसको ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो एक बार इसको। हाँ, क्या ये हो गया है? हाँ, क्या ये कंप्लीट हो चुका है? अच्छा, जरा ये बता दो, क्या ये सभी बच्चों को समझ आ रहा है या और समझाने की जरूरत है? हैव यू गॉट इट और नॉट? ठीक है, चलो अब जरा थोड़ा सा एक दो बातों, वैसे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, फिर भी एक दो बातों को हम जरा समझ लें यहाँ पर।
एक दो डायग्राम है, जरा उनको हम और डिस्कस कर लें। इन्हीं चीजों को थोड़ा सा डिजाइनर वे में मैंने बनाया है। अब थोड़ा सा बात इसकी डिसीज के बारे में हम और कर लें तो बात कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखो इसका डिसीज का, देखो इसका डिसीज जो है, अगर मैं डिसीज की बात करता हूं, चलो अब डिसीज की बात कल करते हैं भाई, कल कंप्लीट करते हैं क्योंकि इसको भी जरा ढंग से करना पड़ेगा। तो डिसीज की बात को हम लोग कल कंप्लीट करते हैं, कल हम इसको डिस्कस करेंगे डिसीज की बात। ठीक है।